मम्मी जी, कहाँ हैं आप? अर्चना ने रसोई से लगभग चीखते हुए अपनी सास कावेरी जी को आवाज़ लगाते हुए कहा। क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही हो? कावेरी जी अपने हाथ का काम छोड़ छाड़कर दौड़ती भागती आई, जो छत पर से सूखे हुए कपड़े उतार रही थी। मम्मी जी, आज दूध के भगोने में से दूध कम है, कहाँ गया दूध? अर्चना ने चीखते हुए कावेरी जी की ओर खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए पूछा। बहू, ओ ओ अर्चना के चीखने के अंदाज से आगे के शब्द कावेरी जी के मुंह में ही फंसकर रह गए। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। ये क्या वो लगा रखा है? बोलने में भी आफत आ रही है। जरूर आपने ही पी लिए होंगे। सोचा होगा कि बहू तो ऑफिस चली जाती है, पीछे से मैं ही कुछ कर देती हूँ। अर्चना ने सास बहू के रिश्ते की मर्यादा की सारी हदें पार करते हुए फिर से चिल्लाकर कहा। बहू, इतना क्यों चिल्ला रही हो? वो तुम्हारी सास है, और फिर बात ऐसी है कि तुम्हारी सास ने पिए नहीं है। उसने तो थोड़ा सा दूध मुझे मेरे मांगने पर दे दिया था। अपनी बहू अर्चना की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके ससुर राजीव जी ने अपने कमरे से बाहर आकर कहा, बहुत धीमे स्वर में कहा, लेकिन क्यों पापा जी? जब मालूम है कि ये दूध बच्चों और तरुण के लिए है, तब भी आप लोग उस पर अपनी लाड टपकाते रहते हैं। पैर कब्र में लटके हैं, फिर भी शौकीनी में कोई भी कमी नहीं। कल फल मुझसे बिना पूछे खा पी लिए गए, और आज दूध। पता नहीं हमारे पीछे और कौन कौन से शौक पूरे किए जाते होंगे। अर्चना ने तमा कर बोला, अपने ससुर से बेशर्मी के साथ बात करते हुए कहा। बहू, शौक नहीं, मजबूरी है, वरना तो दूध दही और फल अपनी जवानी के दिनों में इतने ज़्यादा खाए हैं कि अब कोई शौक बचा ही नहीं। राजीव जी ने अर्चना से शांत रहने के लिए कहा। अच्छा पापा जी, भला मैं भी तो सुनूं कि क्या मजबूरी है? जो बच्चों के मुंह से दूध और फल छीन छीन कर खाए जाते हैं। ये हाल है आपके, आगे पता नहीं क्या होगा। अर्चना चुप रहने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहू, बुढ़ापे का शरीर है, रोटी दांतों से जल्दी नहीं कटती। 2 रोटी दूध में डालकर खा लेता हूँ तो रोटी मुलायम भी हो जाती है और हजम भी जल्दी हो जाती है। और फिर सबसे यहाँ आए हैं तो दूध मिला ही नहीं, तो सोचा आज ले लेता हूँ। राजीव जी ने अपनी व्यवस्था पर आंसू बहाते हुए कहा। बहू, इसमें तुम्हारे पापा जी की कोई भी गलती नहीं है। मैंने ही आग्रह करके उनको ज़बरदस्ती दूध दे दिया था। वो तो मना ही कर रहे थे, इसीलिए जो कुछ भी तुम्हें कहना है मुझसे कह लो, उनसे कुछ भी मत कहो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। कावेरी जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी बेबसी पर आंसू बहाते हुए कहा, क्योंकि हमेशा शांत से रहने वाले अपने पति का अपमान उनसे के द्वारा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आप दोनों ही कान खोलकर साफ साफ सुन लीजिए। ये घर मेरा है, यहाँ आप लोगों को मेरे हिसाब से रहना होगा। मुझको आप लोगों की कोई भी दलीलें नहीं सुननी। अर्चना ने झल्लाते हुए कहा और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। देखा कावेरी, मैं कह रहा था तुमसे कि मत चलो बेटे और बहू के पास, लेकिन तुम ही नहीं मानी हो। देख लिया अपनी जिद का परिणाम, अब भुगतो। कावेरी जी का हाथ पकड़कर राजीव जी सुबह उठे। आपने देखा था ना कि तरुण कितनी जिद कर रहा था हम लोगों के यहाँ पर लाने के लिए। एक बार को तो मैं भी तुरंत तैयार नहीं हुई थी, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि बहू थोड़ी मुँह की तेज है, कोई बात नहीं, अपना बेटा तो खुश रहेगा ना हम लोगों के पास में जाने से। लेकिन बहू इतनी गिर जाएगी कि इतनी ज़्यादा जली कटी सुनाने लगेगी, इसका मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था। कावेरी जी भी सुबह उठी। ये जो बेटा बेटा कर रही हो ना, वो भी दूध का धुला नहीं है। उसने सोचा कि उसकी पत्नी भी तो नौकरी करती है, हराम में 2 नौकर नौकरानी मिल जाएंगे उसके बच्चों को पालने के लिए। अगर उसको हम लोगों की फिक्र होती तो हम लोग के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, और कभी तो घड़ी हम लोगों के पास बैठता। किसी दिन बैठा वो हम लोगों के पास, तुम ही आगे बढ़ बढ़कर उससे बोलती हो। वो कभी नहीं पूछता कि आप लोगों को कुछ चाहिए तो नहीं, आप लोगों ने खाना खाया या नहीं खाया, आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं, तुम ही बताओ। राजीव जी ने कावेरी जी का चेहरा निहारते हुए पूछा।
और कावेरी जी ने बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती हैं। राजीव जी के शब्दों में आक्रोश झलक रहा था। फिर क्या, हम लोग यहाँ रहकर कुछ भी नहीं भुगतेंगे। हम अपने गांव वापस चल रहे हैं। अच्छा हुआ कि तरुण की बातों में आकर हमने अपने गांव वाले घर का सौदा नहीं किया। रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन मैं बहू के हाथों हम दोनों को जलील होते हुए नहीं देख सकता। अब आज दूध और फल के लिए इतना हंगामा मचाया है, कल किसी और चीज़ के लिए मचाएगी। अभी तो बहू ने जलील किया है, कल को तरुण ने भी कुछ उल्टा सीधा सुना दिया तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हम लोग अपना स्वाभिमान नहीं मिटा सकते। एक कठोर निर्णय लेते लेते कावेरी जी के चेहरे पर स्वाभिमान की एक लकीर खींच गई थी और उन्होंने मन बना लिया था कि अब वो यहाँ नहीं रहेंगी। हम लोग आज और अभी वापस चल रहे हैं। राजीव जी ने भी कावेरी जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। दादा दादी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? 5 साल के पोते अंकित ने उनके पास आकर पूछा, जो इतनी देर से सबकी बातें सुन रहा था। बेटा, हम लोग गांव वापस जा रहे हैं। राजीव जी और कावेरी जी दोनों ने ही उसके गालों को सहलाते हुए कहा। लेकिन क्यों? आप लोग क्यों जा रहे हैं? मैं अभी मम्मी को जाकर बताता हूँ। अंकित ने अपनी माँ अर्चना के कमरे की ओर जाते हुए कहा। अरे नहीं नहीं बेटा, राजीव जी और कावेरी जी ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो चला गया। मम्मी मम्मी, दादा दादी वापस गांव जा रहे हैं, आपने उनको डांटा है ना? अंकित दौड़कर कमरे में गया और अपनी माँ अर्चना से बोला। अरे वो कहीं नहीं जाएंगे, हमारे सिवा उनके पास कौन है, तुम चिंता मत करो। अर्चना ने बेफिक्र से कहा। नहीं मम्मी, वो लोग सच्ची मुच्ची जा रहे हैं। अभी दादी दादू से कह रही थी कि हम लोग रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन अपना स्वाभिमान बिल्कुल भी नहीं मिटने देंगे। अंकित ने सब कुछ सुना सुनाया बता दिया। अरे मम्मी जी और पापा जी, ये अंकित क्या कह रहा है? अब तो अर्चना झट से दौड़ती हुई आई और पूछने लगी उन लोगों के पास आ करके, क्योंकि इतने बड़े शहर में सास ससुर के रूप में इतने अच्छे मुफ्त के नौकर नौकरानी उसे भला कहाँ मिलते? क्या कह रहा है ये? राजीव जी और कावेरी जी ने अर्चना से तिरछी नज़रों से पूछा। यही कि आप लोग गांव वापस जा रहे हैं? अर्चना मन ही मन घबराते हुए बोली। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है, राजीव जी और कावेरी जी ने एक साथ कहा। लेकिन क्यों? अर्चना सचमुच बहुत घबरा गई थी। अब तो वह तरुण भी उसे ही डांटेगा, क्योंकि उसने अर्चना को खूब अच्छी तरह समझाया था कि मम्मी पापा से गांव का घर बिकवा देंगे और वो पैसा यहाँ अपने फ्लैट में लगवा देंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? वो मन ही मन सोचने लगी। बहू, क्या थोड़ी देर पहले की घटना के बाद भी कुछ कहने सुनने को रह गया है जो तुम हम लोगों से पूछ रही हो? राजीव जी ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा। हाँ बहू, और एक बात, और कान खोल कर सुन लो। वो ज़माना बीत गया जब माँ बाप बच्चों की ज़्यादती को मुंह सील कर चुपचाप सहन करते थे, लेकिन अब हम अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। हम लोग आज ही वापस जा रहे हैं। तुम्हारे जैसी औलादों को सबक जरूर मिलना चाहिए। कावेरी जी ने झट से अपना सूटकेस उठा लिया। प्लीज़ मम्मी जी, तरुण को तो आ जाने दीजिए। वो तो टूर पर गया है, और फिर वो अगर कुछ पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगी? अब तो अर्चना रोने का नाटक करने लगी। बहू, ये तुम्हारी दिक्कत है, तुम जानो कि तुम कैसे उसको समझाती हो। हम लोगों ने कोई ठेका नहीं ले रखा, और ये घड़ियाली आंसू किसी और को दिखाना जो नहीं समझता हो, समय के लिए बचा कर रखो। आज कावेरी जी लग ही नहीं रही थी कि वो पहले वाली सीधी सादी कावेरी हैं, जो बच्चों के मुंह में सब कुछ करने के लिए तैयार रहती थी। आज पति के अपमान ने उनके अंदर एक ज्वाला सी धधका दी थी। प्लीज़ मम्मी, प्लीज़ पापा, इन बच्चों का ही ख्याल रख लीजिए। मैं इन लोगों को आपके सहारे छोड़कर एकदम निश्चिंत हो जाती हूँ, लेकिन आप लोग चले जाएंगे तो मैं कैसे संभालूंगी ये सब? अर्चना ने कावेरी जी के हाथ से सूटकेस लेना चाहा। इन्हीं बच्चों की खातिर तो हम लोग यहाँ चले आए थे, लेकिन अब नहीं। तुमने अपने आचरण से बहुत कुछ सुना दिया, और आज की घटना ने हमें भविष्य के घातक परिणाम से रूबरू भी करवा दिया है। इतना कहकर राजीव जी और कावेरी जी अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए घर से बाहर
निकल लिए। अर्चना के पास अब पछतावे के सिवा और कुछ नहीं था। वो विवश खड़ी खड़ी उन दोनों को बाहर जाता हुआ देखती रही। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद आप सबका।